मानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके अपने खेत में आलू की फसल उगाई थी। कोई भी पक्षी चिड़िया की आलू की फसल को देखता तो बस देखता ही रह जाता, क्योंकि चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कबूतर, ये आलू की फसल तो बहुत अच्छी है, ये किसने उगाई? कौवे, ये खेत चिड़िया का है, वही यहाँ पर खेती करती है, मैंने उसे कई बार देखा है, मानो बहुत मेहनती है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बादल जी, ये आलू जिसके भी हो बस तुम तोड़ लो, मेरा आज आलू की चिप्स खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर बादल कौवा बिजली कवि के कहने पर खेत में से आलू निकाल लेता है और वहाँ से दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। मम्मा, आज आप हमारे लिए दाना लेने दूर ना जाएं, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। मीना बेटी, आप चिंता नहीं करो, मेरी अब आलू की फसल तैयार हो गई है, मुझे दाना लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, फिर तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी आलू देखने का बहुत शौक है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर से निकल जाती हैं और अपने खेत में पहुँच जाती हैं। अरे ये क्या मीना बेटी, लगता है किसी ने मेरे खेत में से आलू चुराए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक आलूओं को पंख नहीं लगाया। मम्मा, आपने आलू उगाने में बहुत मेहनत की है, हम किसी को ऐसे अपने आलू नहीं चुराने देंगे। हम दोनों बारी बारी अपने खेत की रखवाली करेंगे। ठीक है मीना बेटी, मैं घर जाकर आपके लिए भोजन बनाती हूँ, तब तक आप खेत की रखवाली करो। फिर मानो चिड़िया खेत से कुछ आलू निकालती है और टोकरी भरकर घर ले जाती है। पति जी, चिड़िया के आलू की चिप्स कितनी मजे की बनी थी, आज तो मेरा आलू वाले पकोड़े खाने को मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, पकोड़े खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, तुम चूल्हे में आग जलाओ, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। ऐसे बादल कौवा अपनी टोकरी उठाता है और खेत में से आलू लेने चला जाता है। जंगल में बारिश होने लगती है। चिड़िया अपने खेत में बैठी रखवाली कर रही थी। लगता है अब से आलू चुराना बंद, ये चिड़िया तो यहाँ रखवाली कर रही है, जाकर बिजली को बताना होगा। फिर बादल कौवा वापिस अपने घर जाता है और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो छोटी चिड़िया इतनी चालाक हो गई है कि अब खेत पर पहरा देगी, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, आलू के पकोड़े तो खाकर ही रहूंगी, तुम चलो मेरे साथ। बारिश भी रुक जाती है। बिजली कवि बादल कौवा दोनों चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन बादल कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है, जबकि बिजली कवि चिड़िया से बात करती है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हारा घर तो पेड़ से नीचे गिर गया है, तुम्हारे बच्चों को बहुत चोट आई है, जल्दी से चलो। क्या ये तुम क्या कह रही हो बिजली, मेरे बच्चों को चोट आई है? बिजली की बात सुनते ही चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही वो पति पत्नी ढेर सारे आलू खेत में से निकाल लेते हैं। चिड़िया जब अपने घर पहुँचती है तो उसके बच्चे और घर बिल्कुल ठीक था। अरे बच्चों, तुम दोनों तो ठीक हो, लेकिन उस कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मा, कहीं वो कौवे ही तो चोर नहीं है, वरना आपसे झूठ बोलकर उनका क्या फायदा। फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे भागते हुए खेत पर जाते हैं। तब तक तो वहाँ से काफी सारे आलू गायब हो चुके थे। मीना, तुमने ठीक ही बोला था, वो कभी झूठी निकली। मेरे खेत से कितने सारे आलू चुरा कर ले गए हैं वो कौवे, अब मैं कभी उनकी बात पर यकीन नहीं करूँगी। ऐसे मानो चिड़िया अब और भी ज्यादा होशियार हो जाती है। अब से वो अपने खेत पर और भी ज्यादा रखवाली करती है। बिजली, अब तुम क्या झूठ बोलोगी? चिड़िया इस बार तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाली। बादल जी, इस बार मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम जाकर बोलोगे कि चिड़िया के घर को आग लगी है। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया के खेत में पहुंच जाता है और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुम्हारे घर को आग लग गई है, जल्दी चलो, सब जल रहा है। धन्यवाद कौवे भैया आपका, जो आप मुझे बताने के लिए यहाँ आए। अब आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे बहुत काम करने हैं, मैं अपने खेत का सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी। चिड़िया की ये बातें सुनकर बादल कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी बिजली कवि सब सुन रही थी।
ये छोटी चिड़िया कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे गुस्से में वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और एक जलती हुई मशाल से चिड़िया के घर को आग लगा देते हैं। चीकू तोता जल्दी से दोनों बच्चों को बाहर निकाल कर लाता है। आग आग, मानो चिड़िया के घर को आग लग गई है। तोते भैया, वो चिड़िया कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ। देखो तो उसका घर जल गया। हाँ कवि बहन, मैं अभी चिड़िया को जाकर बताता हूँ, वो इस समय अपने खेत में ही होगी। हाँ तोते, मैं गया था चिड़िया के पास। उसे अपने घर से ज्यादा अपना खेत प्यारा है। मैंने उसे बताया था आग का, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब तुम ही जाकर बता दो उसे। चीकू तोता उड़ता हुआ खेत में पहुंच जाता है। मानो बहन, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ तुम्हारा घर पूरा जल गया है। लगता है ये तोता भी उन कपों के साथ मिला हुआ है। ये भी अब वही बोल रहा है जो कपे ने कहा था, पर मैं आज इनकी चाल में नहीं आने वाली। चिड़िया बहन, क्या सोच रही हो? सब जलकर राख हो रहा है। तुम्हारे बच्चों के पंख भी जल गए हैं। जल्दी करो, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें घर से निकाला है। तोते भैया, क्या सच में मेरे घर को आग लगी है? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे चिड़िया बहन, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। अब चलो जल्दी। मानो चिड़िया को तोते की बात पर यकीन आ जाता है और वो जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। चिड़िया का पूरा घर जलकर राख हो चुका था, लेकिन कपे वहाँ नहीं थे। वो तो चिड़िया के जाते ही उसके खेत से आलू निकालने में लगे हुए थे। बादल जी, आलू तो हमने ढेर सारे चुरा लिए, लेकिन अब वो छोटी चिड़िया कहाँ रहेगी? बरसात का मौसम भी है। अब तो वो दर दर के ठोकरें खाएगी। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। भला कोई पक्षी हम कपों का मुकाबला कर सकता है? वो दोनों कपे बहुत खुश होते हैं। वहीं मानो चिड़िया रो रही थी। मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया था, ये आग कैसे लग गई? मम्मा, मैंने खिड़की के बाहर कपों को देखा था। कभी थोड़ी देर बाद हमारे घर को आग लग गई। मुझे तो उन कपों पर ही शक है। बेटी, अब तो ऊपर वाला ही न्याय करेगा। जिसने मेरे घर को जलाया है, एक दिन उसे भी बुरी सजा मिलेगी। फिर मानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने खेत में चले जाते हैं। मीना और बबलू, अब हम सब मिलकर अपने लिए यही खेत में ही घर बनाएंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। हम ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकते। फिर मानो चिड़िया जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाती है और बच्चे सूखे तिनके। वो सब मिलकर अपने लिए एक रहने के लायक घर बना लेते हैं। अगली सुबह होते ही जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। बच्चों, समय रहते हमने अपना घर बना लिया, अब हमें कोई चिंता नहीं। हाँ मम्मा, हम अपने खेत में रहकर अपने खेत की भी रखवाली कर सकते हैं। बादल जी, मैंने देखा उस छोटी चिड़िया ने तो अपने खेत में ही घर बना लिया है। तो तुम अब क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस वो यहाँ से चली जाए और ये आलू का खेत हमारा हो जाए। तो ठीक है बिजली, आज रात में उनका ये घर तोड़कर उन्हें यहाँ से भगा दूंगा और फिर ये आलू का खेत हमेशा हमेशा हमारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी तेज बारिश में अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों अभी खेत में पहुँचे ही थे कि आसमान पर तेज बिजली चमकती है और वो बिजली सीधा बादल कपे पर गिरती है। बादल कपा तो वहीं मर जाता है। हाय मेरे बादल जी मर गए। मैं तो विधवा हो गई। ना मैं चिड़िया के घर को तोड़ने के लिए भेजती, ना मेरा बादल मरता। बिजली, तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ है। अब रहना बिना अपने बादल के। तुम्हें तो अपने किए की बहुत अच्छी सजा मिली है। ऐसे बिजली का भी रोती रह जाती है और सारी जिंदगी अकेले ही बिताती है। मानो चिड़िया अपनी 4 छोटी बहनों के साथ एक सूखे हुए पेड़ के नीचे सो रही थी, जहाँ धूप की किरण सीधा उन 5 बहनों पर आ रही थी। तभी बादल कपा कचरे से भरा हुआ शापर लेकर वहाँ आता है। अरे चिड़ियों, उठो उठो उठो, यहाँ मैं रोज कचरा फेंकता हूँ। न जाने इनको यहाँ नींद कैसे आ गई। अच्छा, सोती हैं तो सोती रहे, मुझे क्या, मैं तो कचरा फेंक के यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कपा
कचरे का शापर फेंककर वहाँ से चला जाता है। कचरे की गंदी बू से वो पांचों बहनें उठ जाती हैं। कितनी गंदी बू आ रही है, जरा देखो तो मेरी पुरानी डॉल भी कितनी गंदी हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सबसे छोटी बहन रोने लगती है। छोटी, चुप कर जाओ, रो मत, मैं तुम्हें नई डॉल ले दूंगी। झूठ झूठ झूठ, तुम बस झूठ बोलती हो। आप हमारे लिए आज तक कोई भी अच्छा सा घर नहीं बना सकी। जरा देखो तो हमें कचरे में सोना पड़ता है। ये सुनकर मानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। यही तो दुख है छोटी, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। छोटी, ऐसा नहीं कहते, मानो हमारी बड़ी बहन है। मैं और मानो बहन जा रही हैं जंगल में काम ढूंढने। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में बहुत गर्मी थी। दीदी जरा रुको, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। मानो बहन, जंगल में बहुत गर्मी है। ऐसी गर्मी में उड़ उड़ कर मेरे तो पंख भी चल रहे हैं। पूजा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें अपनी बाकी बहनों के लिए उड़ना ही है। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर एक जूस की दुकान पर पहुँचती है, जहाँ तोता बैठा आम का जूस बेच रहा था। तोते भैया, हमें काम दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। तोते भैया, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम 5 बहनें हैं। हम पर थोड़ी कृपया करो और कोई काम दे दो। एक बार कहा ना कि जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। ए ऊपर वाले, मम्मा पापा के जाने के बाद ये दुनिया कितनी सालिम हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोने लगती है। मानो बहन, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो हम चारों को कौन संभालेगा? पूजा, अब तो बस एक ही काम है, चलो हम बाजार में जाकर भीख मांगते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों बहनें बाजार में एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी में अमीर कवि आती है। कवि बहन, हम पे कृपया करो और खाने के लिए कुछ दाना दे दो, मेरी बहनें भूखी हैं। उस बड़ी गाड़ी में बैठी अमीर कवि उन चिड़ियाओं की बात नहीं सुनती। हट जाओ चिड़िया, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कवि अपनी गाड़ी आगे ले जाती है। तभी टक्कर से पूजा नीचे गिर जाती है। दीदी, आपको याद है इस जंगल में हम अपनी माँ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कितने सपने लेकर आए थे? हाँ पूजा बहन, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ, मुझे आज भी याद है। अजी, उठ जाओ, उठ क्यों नहीं रहे, उठ जाओ ना। तभी बिजली कवि कहती है, लगता है इस चिड़िया को अपने पति के जाने का बहुत गम लग गया है। अब न जाने ये अकेली चिड़िया कैसे अपनी 5-5 बेटियों को संभालेगी। मानो चिड़िया की माँ के सामने उसके पति की लाश पड़ी हुई थी, वो तो बस रोई ही जा रही थी। अगले दिन सावित्री अपनी 5 बेटियों को लेकर बैठी हुई थी। अब मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं कैसे पालूंगी अपनी बेटियों को। तभी सावित्री की नजर सामने कुछ घास पर जाती है। हाँ, मुझे चटाइयाँ और पंखे बनाने तो आते ही हैं, क्यों ना मैं इस घास से झाड़ू और पंखे बनाऊं। लेकिन उस जंगल के सभी पक्षी तो बहुत अमीर थे। जंगल का कोई भी पक्षी सावित्री से वो पंखे और चटाइयाँ नहीं खरीदता। काफी दिन ऐसे ही भूखे रहने के बाद सावित्री अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। तभी सावित्री की तबीयत खराब होती है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। तभी वो 5 बहनें अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन सावित्री तो मर चुकी थी। हाँ दीदी, मुझे भी सब याद है। माँ के जाने के बाद हम बहनें कितनी अकेली पड़ गई हैं। तभी उन बहनों की नज़र सामने कुछ हरी हरी घास पर जाती है। दीदी देखो ना, साथ में सूखी लकड़ियाँ भी हैं। हाँ पूजा, लगता है कोई लकड़हारा पक्षी ये सब काट कर गया है। हाँ दीदी, क्यों ना हम इन लकड़ियों और घास से अपना घर बनाएं। हाँ पूजा, तुम ठीक कहती हो। फिर मानो चिड़िया लकड़ियाँ उठाती है और पूजा घास। उस घास में एक तितली थी जो उनके साथ ही चली जाती है। अरे दीदी, ये आप घास क्यों लाई हैं?
छोटी, हम इसे अपना घर बनाएंगे। ये घास बहुत ठंडी होती है। सुनो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या दीदी, इस घास में तो आवाज आ रही है। अरे हाँ, यहाँ तो एक तितली है। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई तितली हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऐसा कहते हुए तितली अपने पर फड़फड़ाने लगती है और बोलती है, ए घास की सबज धरती, इन चिड़ियों के लिए बना दे एक घर, ठंडा, महफूज और खुशियों से भरपूर। अचानक सारी घास चमकने लगती है और लम्हों में ही इनके सामने एक बड़ा जादुई घास का महल बन जाता है। दरवाजे सबज, दीवारें नरम, अंदर ठंडी हवा थी। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। तभी जादुई तितली कहती है, दोस्तों, जो भी ख्वाहिश करोगे ये घर पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए तितली गायब हो जाती है। फिर वो सभी बहनें उस घास के घर में चली जाती हैं। वो पांचों बहनें जो कभी कचरे में सोती थी, अब अपने जादुई घास के घर में हंसी खुशी रहने लगी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में सभी पक्षी बहुत अमीर थे। वहीं जंगल के एक कोने में चंदू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। चंदू चिड़ा एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। दिवाली करीब आ रही थी, इसलिए उसने ढेर सारे मिट्टी के दिए बनाए और उन्हें बेचने के लिए जंगल में निकल जाता है। लेकिन चंदू चिड़े को दिए से कोई खास कमाई नहीं होती। एक दिन वो दिए बेचते बेचते थक जाता है। सारा दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक एक भी दिया नहीं बिका। अब मैं मानो और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। परसों जंगल में दिवाली है और हाल ये है कि मेरे पास दिवाली का सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। यही सोचते सोचते चंदू चिड़ा अपने दिए उठाता है और वापस खाली पंखों घर लौट जाता है। घर के बाहर उसकी पत्नी मानू चिड़िया और दोनों बच्चे अपने पिता के इंतजार में बैठे हुए थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर मानू चिड़िया सब समझ जाती है। चलो बच्चों, अंदर चलो, आपके पापा थके हुए हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि उनके बाबा आज भी खाली पंखों ही आए हैं। बच्चे सुबह से पटाखों की आस लगाए बैठे थे। फिर वो दोनों बहन भाई चुपचाप अंदर चली जाती हैं। भैया, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लगता है इस बार भी दिवाली हमें खाली पंखों ही मनानी होगी। मीना बहन, हम इतने गरीब क्यों हैं? ऊपर वाला हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? कितने दिन हो गए, मैंने तो मिठाई की शक्ल तक नहीं देखी। सोचा था इस दिवाली में ढेर सारी मिठाई खाऊंगा, लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा। घर के बाहर मानू चिड़िया चंदू चिड़े को समझाती है, दिल छोटा मत कीजिए, दिवाली अभी परसों है, कल का दिन पूरा बाकी है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी दिवाली भी सभी पक्षियों की तरह अच्छी ही होगी। हाँ मानो, अब तो बस ऊपर वाले का ही आसरा है। मानो चिड़िया की बातें सुनकर चंदू चिड़े को तसल्ली होती है। अगले दिन मानो चिड़िया चंदू चिड़े के साथ दिए बेचने जंगल में जाती है, लेकिन आज भी उनकी इतनी कमाई नहीं होती। मानो, ये थोड़े से ही पैसे हैं, इनसे भला क्या मिलेगा। बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो पटाखे और मिठाइयाँ मांग रहे थे। मानो चिड़िया भी चंदू चिड़े की बात सुनकर उदास हो जाती है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है, लेकिन चंदू चिड़े को नींद नहीं आती। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि कैसा बाप है उनका। साल में एक बार तो आती है दिवाली, उन पर भी मैं अपने बच्चों को खुशियाँ नहीं दे पाता। जब मेरे बच्चे जंगल के बाकी पक्षियों के बच्चों को देखेंगे तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी पटाखे फोड़ेंगे और जी भर कर मिठाइयाँ खाएंगे।
ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा अपने घर से आधी रात को निकल जाता है। दिवाली की रात है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर होंगे। उनके घोंसले खाली होंगे। आज किसी घोंसले में से चोरी करके मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगा। फिर चंदू चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है। आगे उसे एक घर दिखाई देता है जो लाइटों से सजा हुआ था। वो उस घर में चला जाता है। वो अभी घर में घुसा ही था कि किसी के गिरने की आवाज आती है। घर में से बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे मैं तो फंस गया, लगता है दूसरे कमरे में कोई है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन दूसरे कमरे से वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। जाकर देखता हूँ कहीं बच्ची अकेली तो नहीं। एक बार चुपके से देख लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा दूसरे कमरे में जाता है। एक छोटी कपी अपने घोंसले से नीचे गिरी हुई थी। उसके पाँव पर चोट आई हुई थी और उसका एक पंख नहीं था। चंदू चिड़े को उस छोटी कपी पर दया आ जाती है। अरे इस बच्ची की उम्र तो मेरी मीना बेटी जितनी है। इसके तो पाँव पर बहुत चोट आई है। मुझे इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर चंदू चिड़ा वहाँ जाता है और वो बच्ची को उठाकर घोंसले में बिठा देता है। छोटी कपी भी चंदू चिड़े को देखकर चुप कर जाती है। अंकल, आप कौन हैं? मेरे मम्मा पापा तो घर पर नहीं हैं। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं। बेटी, क्या वो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए? हाँ अंकल, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाते क्योंकि मैं उड़ नहीं सकती। छोटी कपी की बात सुनकर चंदू चिड़े का दिल भर आता है। वो ये भूल जाता है कि वो यहाँ चोरी करने आया था। बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे पाँव पर दवा लगा देता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बेटा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। ये लो बेटा, मैंने दवा लगा दी है। सुबह तक तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा। मुन्नी, क्या तुमने भोजन खाया है? नहीं अंकल। फिर चंदू चिड़ा रसोई से मुन्नी के लिए भोजन लाता है। फिर मुन्नी जी भरकर भोजन खाती है। आज वो बहुत खुश थी। फिर चंदू चिड़ा मुन्नी को लेकर घर से बाहर आता है। वो दोनों पटाखे बजाते हैं। मुन्नी तो आज बहुत खुश लग रही थी। तभी मुन्नी के मम्मा पापा भी घर आ जाते हैं। कौन है बे तू? घर खुला देखा नहीं कि घुस गया, चोर कहीं का। बादल जी, देख क्या रहे हो? डंडा उठाओ और मारो इस चोर को। चंदू चिड़ा कुछ कह पाता, बादल कप्पा एक बड़े डंडे से उसे मारना शुरू कर देता है। छोटी मुन्नी वहीं बैठी बैठी चंदू चिड़े को बचाने की कोशिश करती है। बाबा, छोड़ दो इन्हें। अंकल ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर आज अंकल ना होते तो मैं आपके सामने जिंदा ना होती। मुन्नी की बात सुनकर कप्पा और काफी चौंक जाते हैं। फिर मुन्नी उन्हें सारी बात बताती है। हमें माफ कर दो चिड़े, हमसे भूल हो गई। तुमने हमारी बेटी के लिए इतना कुछ किया और हमने बिना सोचे ही तुम्हें मारना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहिए साहिब, मैं तो खुद आपके घर चोरी करने आया था, लेकिन मुन्नी बेटी की बातों ने मुझे इस पाप को करने से बचा लिया। अरे, चोरी करने क्यों आए थे? फिर चंदू चिड़ा सारी बात उन कप्पों को बताता है। चंदू चिड़े की बात सुनकर कप्पों का दिल पिघल जाता है। फिर कप्पा और कापी चंदू चिड़े के साथ ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर उसके घर जाते हैं। घर के बाहर मानो चिड़िया उदास बैठी थी और उसके बच्चे दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते हुए देख रहे थे। तभी अपने बाबा को देखकर बच्चे भागते हुए जाते हैं। इतने सारे पटाखे और मिठाइयाँ देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया बहन, आज तुम्हारे पति की वजह से ही हमें हमारी बच्ची सही सलामत मिल पाई है। इसलिए मैंने और बादल जी ने सोचा है आज के बाद आप सब भी हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर चंदू चिड़ा और उसका परिवार खुशी से झूम उठता है और वो सब मिलकर जंगल के सभी पक्षियों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने लगते हैं।